सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के अगले लेक्चर पर प्रत्यावर्ती परिपथों को पढ़ रहे थे। इस पर ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने, याद होगा आपको, आर परिपथ, सी परिपथ, ये दो पढ़ लिए थे। ठीक है। आर परिपथ में हमने देखा था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिधार होता है, इसमें आई और भी समान कलाओं में होती है। ये अपन ने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था। ठीक। सी परिपथ में हमने क्या रिजल्ट देखा था, रिजल्ट याद रखना है, बहुत जरूरी। इसमें हमने देखा था सी परिपथ में कि इसमें आई जो होता है, आई वह भी से अग्रगामी होता है। इसमें प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टता से कला में 90 अंश से अग्रगामी होती है सी परिपथ में। ये हमने दो चीजें कल हमने स्टडी की थी पिछले लेक्चर में। अब हम आज पढ़ेंगे एल परिपथ, है ना। आज हम पढ़ेंगे एल परिपथ, मतलब हम पढ़ेंगे एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व है, जिसमें केवल क्या हो, प्रेरकत्व एल हो। यानी कि हम पढ़ रहे हैं वो एल परिपथ। शॉर्टकट में कहें तो हम पढ़ रहे हैं वो एल परिपथ पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा परिपथ पढ़ रहे हैं बच्चों? एल परिपथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब हमें इसमें देखना है, इस परिपथ में कलांतर कितना होता है धारा और वोल्टता के बीच में, और साथ में हमें यहाँ पर देखना है कि इसका शिखर मान, धारा का शिखर मान यहाँ पर क्या होगा। ठीक। तो पहले अपन यहाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये प्रेरक कुंडली का ये संकेत है। सबसे पहले आप लोगों को ये बना लेना है, और ये एसी स्रोत का संकेत है। ठीक है। ये हमारा एल जुड़ा हुआ है एल, और इसको क्या बोलेंगे, एसी स्रोत बोलेंगे। ठीक है, एसी स्रोत। तो ये हमारे लिए एक परिपथ बना देना है। तो इसको बोलेंगे अपन, कौन सा परिपथ है, एल परिपथ। मैं आपको कल बता चुका हूँ कि विशुद्ध एल परिपथ प्राप्त नहीं किया जा सकता व्यवहार में विशुद्ध एल परिपथ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि विशुद्ध एल परिपथ का मतलब हुआ अमीय प्रतिरोध शून्य है। लेकिन अमीय प्रतिरोध शून्य नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कनेक्शन के लिए वायर लगे हैं, ये वायर अपने आप में आ रहे हैं, तो जीरो नहीं हो सकता वो। ठीक है ना। चलिए इसको शुरू करते हैं। माना चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें प्रेरकत्व एल एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा स्रोत द्वारा प्रेरकत्व के स्वरों पर आरोपित वोल्टता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। समीकरण क्या लिखेंगे, सबको याद है, V नॉट साइन ओमेगा टी। जो वोल्टता यहाँ पर दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इस सूत्र से दी जाएगी। ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, मैं जो बात अब बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको उस पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ये वोल्टता आरोपित करेंगे, तो ये जो प्रेरक कुंडली है इसमें करंट आएगा। ठीक है, आइए वो तो करंट, और करंट आएगा तो इसके अंदर आसपास के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये क्वाइल है, कुंडली है। तो फैराडे का नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में करंट फ्लो होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, ये अपने आप में ही परिवर्तित होती है, परिवर्तनशील है। ये कैसा है, ये परिवर्तनशील है, टी के साथ बदलेगा ना। टी का फंक्शन है भी, तो टी तो कभी रुकेगा नहीं, टाइम कभी रुकता थोड़ी है। तो टाइम बदलेगा तो भी बदलेगा, भी बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से एक इंडक्शन वाली घटना यहाँ पर हो जाएगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर कि एक प्रकार का सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर होने लगेगा। सेल्फ इंडक्शन मतलब सौ पेरा होने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर वोल्ट अप्लाई करेंगे
प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम यहाँ पर लगाएंगे, वैसे ही यहाँ पर एक प्रकार का प्रेरण होने लगेगा और इसके अंदर इस कुंडली में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित होगा जिसकी वैल्यू होगी L इंटू डी आई अपॉन डी टी। यदि किसी क्षण करंट मान लीजिए I है, यदि किसी क्षण जो करंट है वो मान लीजिए क्या है, I है, तब इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जिसकी वैल्यू होगी माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये कहाँ से आया, फैराडे के द्वितीय नियम से। आप याद करो, फैराडे का द्वितीय नियम है E इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी, याद होगा आपको। और फाइव बराबर होता है एल आई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी इंटू एल आई। एल कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसमें एक प्रेरित होगा, ठीक है ना। तो ये घटना आपको इतना डिटेल नहीं देना है, आपको सीधा लिखना है कि जैसे हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित करेंगे तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसकी वैल्यू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी होगी, जहां पर एल जो है इसका प्रेरकत्व है और डी आई अपॉन डी टी धारा में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर है। क्लियर है ना बात। तो इतना ही प्रेरित हुआ, किससे निकला ये, फैराडे के नियम से। तो मैं फिर से एक बार आपको इसको बता दूं, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर प्रेरकत्व एल के समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करेंगे तो इसके अंदर माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम फैराडे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको याद है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, यदि किसी परिपथ में बंद लूप में एक राउंड पूरा करें तब उसमें जो जितने भी वोल्टेज होते हैं उनका बीजगणितीय सम शून्य होता है, ठीक है ना। जितने भी उसमें वोल्टेज होते हैं, जो भी वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं सबका, यानी कि डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो क्या होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का हम द्वितीय नियम लगाएं तो क्या होगा, हमारा द्वितीय नियम से हमारे पास होगा V प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होगा। तो जो आरोपित वोल्टता है उसका बीजगणितीय योगफल जितना भी वोल्टेज में लगा है वो क्या होगा, 0 होगा। या आपको याद होगा द्वितीय नियम कहता है कि अगर एक राउंड पूरा करें किसी बंद लूप में तो उसमें धारा और वोल्टेज का गुणनफल यानी कि V, उसमें आरोपित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ से V प्लस माइनस का माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका पक्षांतर कर देते तो V इक्वल टू आ जाएगा L इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये हमारे पास एक आंसर मिलेगा यहाँ पर, है ना। अब मैं L को पक्षांतर कर रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा V बटे L इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी। कितना आएगा, V बटे L इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। बस ध्यान देते जाना आप लोग, है ना, अब भी समझ आएगा। अब मैं दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा, ठीक है ना। समाकलन करने पर t के सापेक्ष क्या करने पर, जल्दी बताओ, t के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत क्रिया है। तो डी आई अपॉन डी टी का समाकलन करेंगे तो वो आई हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हट जाएगा और यहाँ पर समाकलन का साइन लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर डी आई अपॉन डी टी का समाकलन क्या होगा, आई बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा और बन जाएगा V बटे L और ये डी टी। जी मैंने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। याद करना, अवकलन की विपरीत क्रिया होती है समाकलन। तो डी आई अपॉन डी टी का समाकलन करें तो आई बचेगा, डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर जाएगा। अब यहाँ पर V की वैल्यू लिखो समीकरण 1 से, ध्यान देते चलना बस, समीकरण 1 से। तो V की वैल्यू क्या है हमारी, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L और यहाँ पर आएगा डी टी। अब V नॉट अपॉन L एक कांस्टेंट है क्योंकि V नॉट वोल्टता का शिखरमान कहलाता है, L परिकथ्य समापन जमा नहीं करता है। यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी और ये डी टी, ठीक है ना। V नॉट आई की वैल्यू आ गई हमारे पास V नॉट अपॉन L। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो समाकलन के तो आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होते हैं। तो समाकलन साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस।
तो साइन ओमेगा टी का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी समाकलन, और ओमेगा टी का ओमेगा बटे में आएगा, ये समाकलन होगा। आप तो इसको याद कर लीजिए, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो सूत्र तो गणित वाले बच्चे को समाकलन में डिटेल पढ़ेंगे ही। तो साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अवकलन करें तो ये गुणा में आता है और समाकलन करें तो बटे में आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फाइनली क्या मिला, आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन, ये आप माइनस यहाँ नहीं लाते हैं, ओमेगा एल और अंदर रखिएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ध्यान देना बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब मैं कॉस ओमेगा टी को क्या लिख रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो आप कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, या साइन 90 प्लस थीटा आदि आदि। तो अगर मैं सूत्र को यहाँ पर लगाऊं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर माइनस को हमें खत्म करना है, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ध्यान देना बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस से भी लिखा रहने देते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये कैसे आया, आप तो ये तो सबको पता है, 10th क्लास का सूत्र है, साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 रेडियन मतलब 90 अंश कहलाता है, पाई बाई 2 रेडियन, रेडियन पद्धति में लिखा है कोण, और इसका मतलब है 90 अंश। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा, वापस आ गया, तो वही तो लिखा है। अगर मैं इसको व्युत्क्रम करके लिख दूं, मतलब पलट के लिख दूंगी, ओमेगा टी को यहाँ, इसको यहाँ, तो हम जानते हैं ए माइनस बी, तो बी माइनस ए लिखो तो माइनस कॉमन आता है, तो यहाँ पर एक माइनस कॉमन आएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और मैं इसको लिख देता हूँ कॉस, सॉरी साइन, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा लिख दीजिए। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये स्टेप बहुत बारीक है, ये जो स्टेप में परिवर्तन हुआ बहुत बारीक सा परिवर्तन है। साइन 90 माइनस थीटा को मैंने साइन थीटा माइनस 90 लिख दिया, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा और ये बाहर के माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। अब वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको मैंने मान लिया आई नॉट, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया आई नॉट, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई इक्वल टू हो गया आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बन गया हमारा सी एल परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र। तो एल परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसका हमारे पास समीकरण क्या होता है, उसका हमारे पास समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण होता है हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। याद करो आप, जब यहाँ पर मैंने सी लगाया था तब ये निकला था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 निकला था, आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में आप उसको देख लेना। सी परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र निकला था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और एल परिपथ में बहने वाली करंट का सूत्र क्या निकला, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है ना, क्या क्लियर हो रहा है, आप बता सकते हो आई और बी में कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है, क्या ये क्लियर है, हाँ आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए इसकी जो कला है वो है ओमेगा टी, लेकिन इसकी कला है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है कि नहीं है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में 90 का कलांतर है, इन दोनों के 90 का कलांतर है, और 90 का कलांतर है तो कौन आगे कौन पीछे है, तो यहाँ पर ओमेगा टी में से पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब ये पीछे है, तो भी अग्रगामी होता है और आई पश्चगामी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल परिपथ में भी और आई के बीच में 90 अंश या पाई बटे 2 रेडियन का कलांतर होता है। इस परिपथ में धारा वोल्टता से पाई बटे 2 रेडियन कोण से पश्चगामी होती है, जबकि सी परिपथ में क्या था, दोनों गेट बहुत महत्वपूर्ण है। सी परिपथ में क्या था, सी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश से अग्रगामी थी, तो सी माने संधारित्र वाले परिपथ में धारा अग्रगामी होती है और प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा पश्चगामी होती है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, चित्र में एक एल परिपथ प्रदर्शित है जिसमें प्रेरक कुंडली एल के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती स्रोत आरोपित किया गया है, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती स्रोत के द्वारा आरोपित वोल्टता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही हम इसमें प्रेरक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे तो इसमें इंडक्शन होगा, और इस कारण से इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका मान माइनस एल इंटू डी आई अपन डी टी होगा, उतना प्रेरित हो जाएगा, यह लाइन आपको लिखनी है।
अब किरचॉफ के लूप नियम से यानी बंद लूप वाले नियम से v प्लस कोष्टक माइनस एल इंटू ए अपन डी टी इक्वल टू 0 होगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक वाला है इसके अंदर और जो आरोपित है। अब यह प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब एल डी आई अपन डी टी का पक्ष अंदर करेंगे, इस तरह प्लस का हो जाएगा। एल बटे में आएगा तो v बटे एल इक्वल टू डी आई अपन डी टी हो जाएगा। अब मैंने t के साथ एक समाकलन कर दिया। तो बच्चों क्या होता है, अवकलन का विपरीत क्रिया होती है समाकलन, यानी समाकलन करो तो अवकलन को कट जाएगा। तो डी आई अपन डी टी का आ जाएगा आई और इस पे समाकलन का साइन लग जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है और डी टी लिखेंगे क्योंकि हम t के साथ कर रहे हैं। अब मैंने v की वैल्यू समीकरण 1 से लिख दी, v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट अपॉन एल ये कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, ये समय पर निर्भर नहीं करेगा तो साइन ओमेगा टी हो गया। अब साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब ये ओमेगा को नीचे से बाहर ले आए, अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी होता है तो मैंने इसको साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख दिया। साइन 90 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है माइनस ये। अब ये मैंने इसको इस तरफ इसको क्रम बदल दिया, क्रम बदलेंगे तो एक माइनस कॉमन आएगा तो एक तरह से हो जाएगा। अभी हमारे पास आएगा वी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, वी नॉट ओमेगा एल को अपने क्या मान लिया आई नॉट, तो हमारा ये आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये है एल परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण। ठीक है, एल परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण। अब हम इसके बाद इसको आगे पढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे एल परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण या सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या होता है। तो क्या निकला हमारा एल परिपथ में, एल परिपथ में आई की वैल्यू निकली हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस प्रकार आपको कोई पूछे कलांतर कितना होता है तो इस पर भी व आई के बीच कलांतर आपसे कलांतर पूछा इस परिपथ का तो कितना होगा पाई बाई 2 होगा। ठीक है ना, आप घटा लो ओमेगा टी में इसको घटा लो, मतलब आपको घटाना है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कलांतर के लिए कलाएं कहलाती हैं, कलाओं का अंतर कलांतर कहलाता है। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा माइनस माइनस माने ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 आ जाए तो कितना का कलांतर होता है पाई बाई 2 का। तो अगर आपसे v और i के बीच कलांतर पूछे एल परिपथ में तो 90 होता है। अच्छा कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी होता है तो आपको लिखना है एल परिपथ में आई v से पाई बाई 2 कोण से अग्रगामी होती है। ठीक है ना, ये तो होगा कलांतर। अब आता है धारा का शिखरमान या आयाम कह रहे हैं शिखरमान। तो हमें पता है अभी अपन ने देखा आई नॉट इक्वल टू था हमारे पास वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। यहाँ पे जो आई नॉट इसकी वैल्यू क्या मानी थी अपन वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब ओमेगा एल को यहाँ ले आओ तो वी नॉट गुणित ओमेगा एल इक्वल टू आई नॉट गुणित ओमेगा एल इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ओमेगा एल की वैल्यू क्या होगी तो ओमेगा एल इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन आई नॉट। अब याद करो वी बटे आई इक्वल टू आर होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू बोलेंगे एक्स एल, इसको बोलेंगे क्या प्रतिघात। ठीक है ना, तो v अपॉन आई इक्वल टू जैसे r होता है तो आपको प्रतिघात की परिभाषा में क्या पढ़ाया था, यदि किसी ऐसी परिपथ में l या c में से कोई एक हो तो उसके प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं प्रतिघात बोलते हैं। है प्रतिरोधी मात्रक ओम होता है लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध शब्द ना लिख करके क्या बोलते हैं इसको प्रतिघात कहते हैं। ठीक है ना, तो v नॉट अपॉन आई नॉट v0 बटे i0 इक्वल टू क्या होता है एक्सएल होगा। तो एक्सएल की वैल्यू क्या निकली ओमेगा एल, तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार ध्यान देना बच्चों, इस प्रकार एक्सएल इक्वल टू क्या आ गया ओमेगा एल। ये हमने इसकी प्रतिघात निकाल दी, क्या निकाल दी हमने इसकी प्रतिघात निकाल दी है ना, प्रतिघात। तो कितनी होती है प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात, इसी को हम प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकत्व प्रतिघात कहेंगे। तो प्रेरकत्व प्रतिघात का सूत्र होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। कल याद करो कल अपन ने क्या पढ़ा था एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी है ना। तो आपसे इसमें बहने वाली धारा का समीकरण निकालने को बोला है, ये निकलेगा कलांतर ये निकलेगा शिखरमान ये निकलेगा और उसकी जो प्रेरण प्रतिघात है प्रेरकत्व प्रतिघात है वो इतनी निकलेगी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, हाँ हो गया होगा। इस पर अभी अपन बात करेंगे। अब हम देखते हैं वो इसका फेजर देखेंगे और कलांतर वाले देखेंगे ना।
इसका जो फेजर होगा वो किस टाइप से होगा, इसका फेजर आरेख। इसके फेजर के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दें। इसमें हमने क्या देखा है, इसमें अपन ने क्या देखा है, कौन आगे कौन पीछे है। इसमें अपन ने देखा है वो कि भी अग्रगामी है और एल क्या है, पश्चिमी है। तो देखो इसका फेजर कैसा बनेगा, फेजर आरेख, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा, ये मैंने लिया, ध्यान देना बिल्कुल सिंपल है, ये लिया और ये मैंने यहाँ से, एक भी है कि इसका ओमेगा टी है, तो मैंने यहाँ से बनाया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ओमेगा टी और यहाँ पर लिख दिया मैंने भी वेक्टर, क्योंकि हम इसमें फेजर में इसको घूर्णी सदिश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा बन गया भी। तो भी क्या हो गया, भी कितना हो गया हमारा, भी कितना हो गया हमारा 90 ओमेगा टी से। अब भी से, भी के साथ ही आई जो है वह भी से कितने कोण से पश्चिमगामी, 90 से। तो यहाँ पे आपको 90 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल, और यहाँ पर आपको एक आई की लाइन बना देनी है, आई की लाइन, और यहाँ पर एंगल बना देना है 90 का। तो पश्चिमगामी है ना, पश्चिमगामी तो पीछे जाएगा, पश्चिमगामी है तो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है π/2। तो ये हमारा बन जाएगा आई, आई की वैल्यू, ठीक है ना, आई। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया आई। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, बाहर निकाल से पेश करो, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा धारा फेजर। तो धारा फेजर ये भी से 90 अंश से पश्चिमगामी है, तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं प्लस वाले, और माइनस वाले एंगल कैसे बनाते हैं, क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो ये π/2 रेडियन से इससे पश्चिमगामी हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फेजर है, ये हमारा क्या है, फेजर, ठीक है ना। अगर कोई पूछे भी और आई के बीच कलांतर, तो 90 का कलांतर तुम दिख रहा है, 90 का कलांतर आपको तुम दिख रहा है, ठीक है ना। या वैसे कलांतर का पूछे आपसे तो आप ऐसा ही बना सकते हो कि कलांतर आरेख है, कलांतर। तो यहाँ पर लिख देंगे आई, यहाँ पर लिख देंगे भी। तो 90 का कलांतर दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारे लिए बनाना है इसका ध्रुवांतर और धारा का समय के साथ परिवर्तन। तो यहाँ तक ना ये फेजर हो गया, फेजर हो गया, ठीक है ना। अब भी और आई का धारा के समय के साथ परिवर्तन, परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप से लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ऐसे बना देना। लेकिन जैसे ही आप आई शुरू करोगे तो आई को देखो कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है आपको आई को, इस टाइप से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान दो। ये हमारा है वो, ये है हमारा भी, ये क्या है भी, और ये क्या है आई, ठीक है ना। और समय के साथ ये परिवर्तित हो रहा है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो ये हमारा कौन सी वैल्यू कहलाएगी, आई नॉट कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, बी नॉट कहलाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा भी और आई के बीच समय के साथ परिवर्तन का ग्राफ, ठीक है ना। अब जरा आप ध्यान दें, अगर इस पर ध्यान दें, आप इस पर देखो, जब भी की वैल्यू 0 है तब आई की वैल्यू मैक्सिमम है, आई नॉट है, देखो। लेकिन कहां पर है, कला में विपरीत है। अभी जब कैपेसिटर संधारित्र का बनाया था तो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। अगर हम यहीं से शुरू करें तो अंतर कैसे पता चलेगा कि एल का है कि सी का है। तो ये तो पश्चिमगामी है ना, करंट पश्चिमगामी है, तो अपन को नीचे ले जाना है, ठीक है ना। तो है अधिकतम ही, लेकिन विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये भी का आरेख हो गया। लेकिन जब आई का शुरू करेंगे तो इससे नीचे आई नॉट से शुरू होगा। अब देखिए, जब आई की वैल्यू 0 है तब इसकी वैल्यू अधिकतम है, देखो। और जब इसकी वैल्यू 0 है तब इसकी वैल्यू अधिकतम है। तो दोनों में 90 का जो है कलांतर चल रहा है, 90 अंश का। तो ये कहलाता है भी और आई का समय के साथ परिवर्तन आरेख या ग्राफ, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, फेजर। तो आप इसको पाएंगे कि यहाँ देखिए आई वाली है, और ये यहाँ पर हमारे कौन सी है, वो भी वाली है। तो ये हमारे पास फेजर है। और इसकी भी याद रखना, जब कैपेसिटर का बनाएंगे तो ये करंट यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से, और जब एल का बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा एल परिपथ इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो हमें क्या क्या निकाला है इसमें, मैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकाला, हमने कलांतर निकाला, हमने इसकी प्रतिघात निकाली, इसका हमने फेजर आरेख बनाया, और इसका भी और आई का समय के साथ परिवर्तन का ग्राफ बनाया।
ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसकी थोड़ा सा उसके बारे में, क्या बोलते हैं इसका, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात के बारे में। तो चूंकि हमने अभी देखा है कि एक्स एल इक्वल टू हमें मिला है सूत्र ओमेगा एल, एक्स इक्वल टू क्या मिला, ओमेगा एल। तो कल याद रखना आप, एक्स इक्वल टू क्या मिला था, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको आपको ताकि आपको ध्यान होना, ये एक्स की वैल्यू है। तो पहली बात तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज स्मरण करा दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि धारिता प्रतिघात का सूत्र क्या होता है तो आपको बोलना है एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। और आपसे पूछा जाए प्रेरकत्व प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है ना, ये दो सूत्र हम लगा दिए। कल हमने इसके बारे में क्या सीखा था कि चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो यहाँ पर जब 2 पाई न्यू रखेंगे तो हमने देखा था डीसी के लिए न्यू की वैल्यू 0 होती है, तो एक्ससी की वैल्यू उसके लिए अनंत हो जाती है। तो कल हमने सीखा था कि जो संधारित्र है वो डीसी को रोकता है लेकिन एसी को जाने देता है। इसका देखते ये कैसा व्यवहार करता है एक्सएल। तो यहाँ पर देखें, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, न्यू यहाँ पर आवृत्ति है, तो यहाँ से एक्सएल इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई न्यू इंटू एल। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान ध्यान से क्या गया। अब डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए, फॉर डीसी जरा ध्यान देना आप लोग ना, फॉर डीसी, डीसी के लिए, डीसी के लिए न्यू की वैल्यू 0 होती है क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी थोड़ी होती है, सीधी जाती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता उसका। तो डीसी की आवृत्ति 0 होती है, कल हमने सीखा था। आपको कोई पूछे डीसी की आवृत्ति 0, एसी की आवृत्ति भारत में 50 है, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखेंगे तो एक्सएल इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई न्यू इंटू 2 पाई 0 इंटू एल। तो 0 का गुणा होगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत कमाल हो गया ना। क्या कमाल हो गया कि डीसी के लिए प्रेरकत्व प्रतिघात 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्रेरकत्व होता है, जो प्रेरक कुंडली होती है वह डीसी को जाने देती है, रोकती नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं रोकती। समझ गए ना, एक प्रकार से उसका प्रतिरोध ही 0 हो गया उसके लिए। व्यवहार में हालांकि संभव नहीं है क्योंकि बाहर तो लगे रहेंगे, लेकिन आदर्श रूप में देखें तो प्रेरकत्व प्रतिघात का मान डीसी के लिए 0 होता है। अच्छा एसी के लिए कितना होगा, एसी के लिए, तो एसी के लिए मैं यहाँ पर न्यू की वैल्यू लिखूंगा तो न्यू की वैल्यू 50 आ जाएगी एसी के लिए। एसी के लिए अगर मैं एसी के लिए बात करूं तो ध्यान देना, एसी के लिए क्या होगा, एक्सएल अनुक्रमानुपाती न्यू होगा, 2 पाई एल कांस्टेंट मान लेते हैं तो एक्सएल अनुक्रमानुपाती न्यू होगा। तो न्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एक्सएल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और डीसी के लिए न्यू 0 होता है तो एक्सएल यहाँ पर 0 होगा। था अब हम देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसका बहुत अच्छा उपयोग किया है हम साइंटिस्टों ने क्या, कि पहली बात तो ये अपन को इसमें देखना है कि डीसी के लिए 0 होता है तो एक्सएल 0 होता है, तो आपको इसका लिखना है कि डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होती है। ठीक है ना। और अतः यह डीसी को बहुत इजीली जाने देता है लेकिन ये एसी को रोकता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, एसी को क्यों रोकता है, क्योंकि एसी में फ्रिक्वेंसी होती है तो एक्सएल फ्रिक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एक्सएल होगा। इससे हमें फायदा क्या हुआ, फायदा सुनना ध्यान से ना। क्वेश्चन बनता है कि डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात या प्रेरक कुंडली प्रेरकत्व होता है वह डीसी को जाने देता है, एसी को रोकता है, एसी को मार्गदर्शन करता है। तो अपन आंसर देंगे कि वी नो दैट एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू इनटू एल। तो लिखेंगे डीसी के लिए न्यू इक्वल टू 0 अतः एक्सएल इक्वल टू 0। इस प्रकार डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होती है जबकि एसी के लिए एक्सएल अनुक्रमानुपाती न्यू। इस प्रकार ये जो प्रेरक कुंडली या प्रेरकत्व होता है वह डीसी को जाने देता है लेकिन उच्च आवृत्ति की एसी को रोकता है। ठीक है ना, रोकता है। अभी ध्यान देना, रोकता है मतलब कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी परिपथ में बहने वाली एसी को कंट्रोल करना है तो प्रेरक कुंडली लगा दो उसमें, तो प्रेरक कुंडली क्या करेगी, एसी को रोक देगी। रोक देगी मतलब कंट्रोल करेगी, शून्य नहीं करेगी, बिल्कुल से नहीं रोकेगी क्योंकि इसमें अनुक्रमानुपाती लिखा है। तो जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ज्यादा एक्सएल होगा, तो एक्सएल उसको रोकेगा, अड़चन पैदा करेगा लेकिन शून्य नहीं करेगा उसको रोक करके, है ना, कि बिल्कुल ही रोक दे। क्योंकि कल अपने पढ़ा था ओमेगा इसमें तो ये तो अनंत आ गया था। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे परिपथ होते हैं, उनमें एसी को कंट्रोल करना होता है। तो एसी को कंट्रोल करने के लिए ओमी या प्रतिरोध का प्रयोग नहीं करते, प्रेरक कुंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि प्रेरक कुंडली क्या करती है, प्रेरकत्व क्या करता है, ये न्यूटन कोणानुपाती होता है इसकी प्रतिघात। तो ये एसी को आराम से कंट्रोल करता है, लेकिन उसको हीटिंग नहीं करने देता है। हीटिंग नहीं, मतलब ये क्या करता है, प्रेरकत्व की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाले धारा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन उसका ऊष्माक रूप में क्षय बहुत कम होने देता है, बहुत ही कम। हम ये काम, अब हम करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग भी कर सकते हैं, डीसी परिपथ में तो वही होता है। लेकिन आप अगर प्रतिरोध से कंट्रोल करोगे तो वो हीटिंग करेगा, गर्म होगा, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में ह्रास होगा। इस प्रकार याद रखना, प्रेरक कुंडली का प्रयोग काय के लिए करते हैं, वो एसी को कंट्रोल करने के लिए, ये ध्यान रखना है ना। उच्च आवृत्ति की एसी को कंट्रोल करने के लिए प्रेरकत्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला था, ये क्या करता है कि ये डीसी को रोकता है और एसी को जाने देता है, और ये क्या करता है, ये डीसी को जाने देता है और एसी को रोकता है। ठीक है ना? ये दोनों के अपने आप में रिजल्ट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको एक्सेल और ओमेगा एल के बारे में। ठीक है? तो ये हमारा कौन सा परिपथ हो गया था, एल परिपथ। अब बच्चों मैंने आपको कितने परिपथ पढ़ाए थे, बताए थे कल, 7 प्रकार के परिपथ। 7 में से हमने 3 पढ़ लिए, आर परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ। अब एल सी, सी आर, एल आर, ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं है। सी आर परिपथ, एल आर परिपथ और एल सी परिपथ, तो 2-2 वाले हैं, बोलेंगे। अब आपको सीधा कौन सा है, एल सी आर परिपथ, सीधा 3 वाला एल सी आर। मैं इसको लिख देता हूँ श्रेणी, श्रेणी एल सी आर। तो अब हम पढ़ रहे हैं वो श्रेणी एल सी आर परिपथ, श्रेणी एल सी आर एसी परिपथ। ठीक है ना? तो अब एल सी आर परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, एल सी आर परिपथ में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसकी धारा का सूत्र निकालना है। ठीक है ना? फिर कलांतर निकालना है, फिर धारा का शिखर मान निकालना है, और इसकी प्रतिबाधा निकालनी है। प्रतिबाधा, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी परिपथ में एल सी आर में से कोई 2 या तीनों जुड़े हों तो उसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो चलो एल सी आर परिपथ यहाँ बना लेते हैं। देखो, तो चलिए एल सी आर कैसे बनाएंगे, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा आर हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, एल सी आर परिपथ। और मैं यहाँ पर ऐसे ही लगा देता हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया हमारा, अब ये हमारा यहाँ पर ये एल है, ए सी है और ये आर है, तो हमारा हो गया एल सी आर। तीनों किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इसका नाम हो गया श्रेणी एल सी आर परिपथ। ठीक है? अब इसकी सुनो पर जो वोल्टता होगी उसको मैं थोड़ी देर को बी एल मान लूंगा, इसकी सुनो पर जो वोल्टता होगी उसको बी सी नाम दे देंगे, और इसकी सुनो पर जो वोल्टता होगी उसको बी आर नाम दे देंगे। वोल्टता है ना? इसकी सुनो पर जो विभवांतर क्रिएट होगा उसको हम बी एल नाम दे देंगे, इसकी सुनो पर बी, इसकी सुनो पर बी आर हो जाएगा। ठीक? तो ये हमारा क्या बन गया, एसी परिपथ बन गया है ना। सभी को तैयार है पढ़ने को, हाँ तैयार होंगे। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं एल सी आर परिपथ के बारे में समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना बच्चों, है ना, इसमें बहुत चीजें नई नई निकलेंगी। चित्र में एल सी आर श्रेणी परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी और ओमीय प्रतिरोध आर को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है ना? किसी क्षण किसी क्षण स्रोत द्वारा आरोपित वोल्टता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। किस समीकरण द्वारा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके द्वारा दी जाती है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये है किसी क्षण आरोपित वोल्टता का सूत्र। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। अब यदि यदि परिपथ में किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, यदि किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो, आई हो, तब हम जानते हैं क्या जानते हैं, ध्यान देना जरा। मैं एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ कि मैं बी एल, बी सी और बी आर के बारे में नहीं बोला, फिर से देख लेते हैं। मैं चित्र में एल सी आर श्रेणी परिपथ प्रदर्शित है, इसमें प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी और ओमीय प्रतिरोध आर को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। स्रोत द्वारा किसी क्षण आरोपित वोल्टता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके इक्वेशन 7 दे दिया। माना
इस क्षण, जिस क्षण ये v इक्वल टू v नॉट स्थान में घटी है, इस क्षण L के स्तरों पर विभवांतर VL, C के स्तरों के बीच विभवांतर VC और R के स्तरों पर विभवांतर VR है। ये बोलना है चाहते हैं क्या, माना किसी क्षण L के स्तरों पर जो विभवांतर है वह VL है, C के स्तरों पर विभवांतर VC है और R के स्तरों पर विभवांतर क्या है, VR है। तो आपको लिखना है हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि जो VL होता है वह I से, यदि किसी क्षण से प्रवाहित धारा I है, मान लीजिए किसी क्षण से प्रवाहित धारा क्या है, I है, ठीक है ना। तब हम जानते हैं कि जो I होता है, I किसी क्षण से प्रवाहित धारा I हो तो VL I से 90 अंश से पश्चगामी होता है, यानी कि धारा यहाँ पर सॉरी VL 90 अंश से अग्रगामी होता है, अभी हमने पढ़ा। तो VL I से 90 अंश से अग्रगामी होता है, VC और VC I से 90 अंश से पश्चगामी होता है और VR और I समान कलाम, ठीक है ना। तो फिर से एक बार बोलते हैं कि माना किसी क्षण इसमें मैं आर पर बोल रहा था V इक्वल V नॉट आने में का, ठीक है। यदि L के स्तरों पर विभवांतर VL और C के स्तरों पर विभवांतर VC और R के स्तरों पर विभवांतर VR हो, तब हम जानते हैं, पहले हमें इसके सूत्र लिखना है। तो VL इक्वल टू क्या होगा, VL, तो VL इक्वल टू होगा I इंटू XL, VC इक्वल टू क्या होगा, VC इक्वल टू होगा I इंटू XC और VR इक्वल टू क्या होगा, VR इक्वल टू होगा I इंटू R। यदि किसी क्षण समय प्रवाह धारा I हो तब VL की वैल्यू क्या होगी, I इंटू XL, VC इक्वल टू क्या होगा, I इंटू XC और VR इक्वल टू क्या होगा, IR। क्यों, कहां से आया, ये सूत्र पढ़ा ना, V इक्वल टू RI, ओम के नियम में सूत्र पढ़ा है, V इक्वल टू RI। तो जैसे मुझे इसके स्थान पर वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू क्या होगा, RI सूत्र से, लेकिन I तो I है लेकिन R को यहाँ पर क्या बोलेंगे, XL। भाई प्रेरक कुंडली के प्रतिरोध को R ना बोल करके प्रतिघात XL बोलते हैं, तो इसी सूत्र से मिलाओ। तो VL इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XL। ऐसे VC इक्वल टू क्या होगा, I इंटू XC, IR वाले सूत्र से, और VR इक्वल टू क्या होगा, IR, ठीक है ना। तो अपन ने लिखा कि यदि L के समय पर विभवांतर VL, C के समय पर विभवांतर VC और R के समय पर विभवांतर VR हो और किसी क्षण से प्रवाह दर I हो, तब VL इक्वल टू होगा I इंटू XL, VC इक्वल टू होगा I इंटू XC और VR इक्वल टू होगा I इंटू R। ये आपको इतनी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, कि तीनों के मान जो है इस टाइप से होंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि यदि हम इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो VL होता है, VL ये I से π/2 या 90 अंश से अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। और VC I से π/2 या 90 अंश से कैसा होता है, पश्चगामी होता है, पश्चगामी, पश्चगामी होता है, ठीक है ना। और VR तथा I समान कला में होते हैं, ये रिजल्ट हम पढ़ चुके ना, पढ़ चुके हैं हम, समान कला में होते हैं, ठीक है ना। तो अपन को लिखना है यहाँ पर इसके नीचे से कि हम जानते हैं क्या कि VL I से कला में 90 अंश से अग्रगामी होता है, VC I से 90 अंश से पश्चगामी होता है और VR तथा I समान कला में होते हैं, ठीक है ना। अब हम तीनों को एक कलांतर आरेख बनाते हैं तीनों का। तो अपन नीचे लिखेंगे इस प्रकार, इन तीनों का कलांतर आरेख निम्न प्रकार होगा। अभी कलांतर आरेख देखो कैसा होगा, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ध्यान देना, कलांतर आरेख बना रहे, ठीक है ना, यहाँ बना देते हैं। इसका मतलब होगा देखो, तो इस पर होगा VR, यहाँ पर कौन होगा, VR या I, ये दोनों समान कला में होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, VL अग्रगामी होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, VL, तो VL 90 अंश से क्या हो गया, अग्रगामी, और यहाँ पर मुझे बनाना है VC, तो VC क्या होता है, 90 अंश से पश्चगामी, ठीक है ना। तो ये मैंने कलांतर आरेख बना दिया, किसके बीच में, VL, VC और VR के बीच में, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये VR और I समान कला में है तो दोनों एक ही लाइन पर आएंगे। अब ये VL I से 90 अंश से अग्रगामी है, तो वे एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश का कोण प्लस ऊपर बनेगा, तो 90 अंश का कोण पर VL आएगा। और VC जो है वह I से 90 अंश से पश्चगामी होता है, क्योंकि I अग्रगामी होता है, तो इसको नीचे की ओर बनाएंगे, क्लियर है। अब आप देखिए VL और VC के बीच में कलांतर कितना है,
180 अंश का। देखो ये 90 अंश और ये 90 अंश, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा 180। तो बी एल और बी सी के बीच कलांतर कितना होगा 180। कलांतर 180 का मतलब है विपरीत कला में है, 180 मतलब विपरीत। तो फिर यहाँ पर बी एल और बी सी विपरीत कला में होते हैं। तो अगर मैं बी एल और बी सी का परिणामी निकालूं रिजल्टेड, तो बी एल और बी सी का परिणामी क्या निकलेगा, बी एल माइनस बी सी निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर को बी एल लिख देता हूँ, बी एल। तो यहाँ पर इन दोनों का जो परिणामी होगा वो होगा बी एल माइनस बी सी। क्या होगा, बी एल माइनस बी सी। क्यों, परिणामी एक किसका परिणामी है, बी एल और बी सी का परिणामी है। भाई बी एल 90 अंश से अग्रगामी तो ऊपर क्यों काम कर रहा है, और बी सी 90 अंश से पश्चगामी है तो नीचे क्यों काम कर रहा है आई के साथ। तो दोनों विपरीत कलाम में हुआ है, तो दोनों के बीच में कलांतर 180 अंश होगा। तो इनका रिजल्ट निकालें तो ये विपरीत कलाम है, तो इनका रिजल्ट निकलेगा बी एल माइनस बी सी। तो ये बी एल माइनस बी सी ये होगा। अब बी एल माइनस बी सी और बी आर इन दोनों का परिणामी चाहिए हमें, इन दोनों का परिणामी। तो इन दोनों का परिणामी कहाँ से निकलेगा, बीच में से, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इनको घूर्णी सदिश के रूप में यूज करते हैं, घूर्णी सदिश के रूप में। तो ये हमारे पास आ जाएगा, किसका परिणामी है, ये है वो बी, माने बी एल माइनस बी सी और बी आर इन दोनों का परिणामी ये है। ये तीनों का परिणामी हो गया, माने बी एल बी सी और बी आर तीनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो भी इस प्रकार से होगा। तो बी एल माइनस बी सी ये, अब मैं अगर मैं यहाँ से यहाँ पर एक लंब गिरा दूं, तो ये जो लाइन है ये बी एल माइनस बी सी के समकक्ष होगी, है ना। ये हमारा बी एल माइनस बी सी का इसकी जो शिखर वैल्यू होगी ये हमारे पास ये हमारी बी एल माइनस बी सी को शो करेगी, है ना, यहाँ पर। और तो मैंने यहाँ से यहाँ पर लंब खींचा, तो ये जो इसका हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो प्रक्षेप होता है यहाँ पर प्रक्षेप, ये इसके मान तात्कालिक मान को प्रदर्शित करता है। तो ये वाली दूरी बी एल माइनस बी सी, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि बी एल माइनस बी सी, ये वाली बी एल माइनस बी सी। और ये वाली हमारी मान लीजिए बी आर है, ये कितनी है बी आर है। अब मुझे भी का मान निकालना है, रिजल्टेंट भी का मान निकालना है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, भी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं कलांतर आरेख में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारी कर्ण भुजा बन गई, ये हमारी लंब भुजा, ये हमारी आधार भुजा। तो कर्ण का वर्ग बराबर बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माने बी एल माइनस बी सी का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग माने बी आर। तो इस सूत्र से हमारे लिए परिणामी वोल्टता या करंट मिलेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वी एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इंटू एक्सएल, बी सी की वैल्यू है आई इंटू एक्सी और इसकी वैल्यू है आई इंटू आर, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, इनमें से इस पर स्क्वायर है, इसमें से हम आई कॉमन लेंगे। तो आई कॉमन लेंगे तो याद करना, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में से कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो स्क्वायर साथ में निकलता है। तो यहाँ पर आई कॉमन लेंगे तो बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से आई स्क्वायर पूरा कॉमन निकाल देते हैं, आई स्क्वायर यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने आई स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये और यहाँ पर ब्रैकेट को बड़ा कर देंगे क्योंकि सब में से कॉमन है। अब यहाँ से सब किसके बराबर चल रहा है, बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अब क्या होगा, ये ब्रैकेट है, अब ये आई स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो आई तो बाहर आ जाएगा, तो मैं आई पे यहाँ लिख देता हूँ। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आई को इसके बटे मिल जाएगा, आई को इसके बटे मिल जाएगा, तो हमारे पास बी बटे आई, बी बटे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दो क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा,
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक आई की वैल्यू आ गई हमारी, वी बटे आई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब वी बटे आई को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान करो, वी बटे आई बराबर आर नहीं होती है, वी बटे आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आर मतलब प्रतिरोध, तो यहाँ पर प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे, ठीक है ना, प्रतिबाधा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि मार्कर थोड़ा वो हो गया, वी बटे आई इक्वल टू होगा जेड एल सी आर, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोलेंगे इसको, ठीक है ना, प्रतिबाधा। तो वी बटे आई बराबर जैसे आर होता है ऐसे वी बटे आई यहाँ पर जेड एल सी आर होगा। तो जेड एल सी आर की वैल्यू हमारे पास, माने इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए हमारे पास एक्सएल का सूत्र सब लिख सकते हो। एक्सएल इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो मैं लिख सकता हूँ उसको ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू क्या निकाली है, ओमेगा एल। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा सी, तो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल शेयर परिपथ की प्रतिबाधा है, एल शेयर परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो एल शेयर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को, आप क्लियर करो, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा, हम जानते हैं कि वी एल आई से लंदन से ज्यादा भी होता है, तो दो बना देंगे, वी जी आई से लंदन से कस्ता में होता है, नीचे को चला जाएगा, वी आर और आई समांतराल होते हैं, एक लाइन पर ये वी आर और आई लाइन समांतराल ऊपर ले लेंगे, है ना। अब इस वजह से हमें क्या होगा, क्योंकि वी एल ऊपर की ओर काम कर रहा है और वी सी नीचे की ओर काम कर रहा है, तो दोनों की डिरेक्शन से समांतर होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट है वो वी एल माइनस वी सी निकलेगा, ये वी एल माइनस वी सी को कर रहा है। अब मैंने क्या किया, वी एल माइनस वी सी और वी आर का परिणाम यहाँ से निकलेगा, ये दोनों का परिणाम ही हो गया। अब मैंने यहाँ से यहाँ पर लंब कराया, तो ये वाली यहाँ से ये वाली जो लंबाई है वी एल माइनस वी सी हो जाएगी और ये हमारा वी आर है। तो इस समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो क्या आएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब वी एल माइनस यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, ये लिखा है, और वी सी को लिखेंगे आई इंटू एक्स सी प्लस वी आर को लिखेंगे आई आर स्क्वायर लगा, दोनों का स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अब मैंने आई दोनों में से कॉमन निकाला, तो इस तरह तो आई बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर अंदर आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब मैंने आई स्क्वायर तो बाहर आ गया हमारे पास, अब मैंने आई स्क्वायर और आई स्क्वायर दोनों पदों में से आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने वी स्क्वायर के बराबर कर रहा था, तो स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब यहाँ से आई से स्क्वायर, आई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आई तो बाहर आ जाएगा। अब आई को हम इसके बटे में ले जाएंगे, वी बटे आई बराबर हमें ये मिल गया, वी बटे आई बराबर क्या मिला, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान रखना एक्सएल को हमें ओमेगा एल देखना है, एक्सी को बराबर ओमेगा सी, यहाँ पर लिखेंगे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इक्वल टू बराबर ओमेगा सी। तो यहाँ पर वी बटे आई इक्वल टू होता है आर, तो यहाँ पर वी बटे आई बराबर लिखेंगे जेड, क्योंकि यहाँ प्रतिबाधा कहलाएगा प्रतिरोध, तो यहाँ पर जेड एल सी आर का फॉर्मूला बन गया ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा कि एल सी आर परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू जेड एल सी आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत काम का सूत्र है, क्योंकि आगे पूरे काम इसी से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया प्रतिबाधा। अब हमें चाहिए है क्या, अब हमें चाहिए है क्या, हमें चाहिए है धारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें धीरे परिणाम में वोल्टेज होती है धारा, इस क्षेत्र में लिखूंगा, तो मान लीजिए परिणाम में वोल्टेज धारा के बीच में है, ये है करांतर मान लीजिए फाई, ठीक है ना। तो हमें दिखा है कि जो फाई कोण से अग्रगामी है, जी दिखा है ना। तो यहाँ पर मैंने वी और आई के बीच जो परिणामी करांतर है वो कितना मान लिया, फाई मान लिया। तो मान लेते हैं, माना वी और आई के मध्य कलांतर, कलांतर कितना है फाई, ठीक है। अब हम फाई की वैल्यू निकालें, किसी वैल्यू कर लेंगे फाई की, तो हम चित्र से, तो चित्र से कौन से चित्र से, कलांतर चित्र से, इससे टेन फाई की वैल्यू क्या आएगी, टेन फाई की वैल्यू, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार,
तो यहाँ पर लंब हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, आधार हो जाएगा वी आर। यहाँ से वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। आई कॉमन ले लूँ ऊपर से, यहाँ पर जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा सूत्र है, हमारे पास बचा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, ये बचा। काय की वैल्यू निकली हमारी, काय की वैल्यू निकलेगी हमारी 10/5। हम क्या निकाल रहे हैं, वी और आई के बीच कलांतर निकाल रहे हैं। कौन से परिपथ में, एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ का कलांतर, तो हमारा वी और आई के बीच कलांतर फाई है, तो चित्र से 10/5 इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर होगा। वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, इसके बराबर आई इंटू एक्स सी आई आर। आई कॉमन ले लिया, आई कैंसिल हो गया, फाइनली एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन क्या आ गया आर। क्लियर हो गया ये। अब एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 ओमेगा सी। हमारे पास तो कलांतर का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू, हमें तो फाई चाहिए, तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल को क्या लिखेंगे, एक्सएल लिख दो, एक्सएल को ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। क्या होगा, क्या होगा, 10 फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये क्या है, ये हमारा एलसीआर परिपथ का कलांतर है। एलसीआर परिपथ में कलांतर का फॉर्मूला कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है। एलसीआर परिपथ का कलांतर होता है फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी पूरा अपॉन आर। ये क्या का सूत्र है, ये एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। जेड एलसीआर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या का सूत्र है, एलसीआर परिपथ में कलांतर का सूत्र है। एलसीआर परिपथ में कलांतर होता है वी और आई के बीच, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये कलांतर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। वो क्या का फॉर्मूला है, प्रतिबाधा का। वेरी गुड। अब आते हैं अपन धारा का, ठीक है ना, धारा का सूत्र है। तो एलसीआर परिपथ में हमारे धारा का, तो यहाँ पर धारा, ठीक है ना, तो एलसीआर परिपथ की धारा, एलसीआर परिपथ में धारा, तो इसमें धारा का सूत्र निकलता है बच्चों, धारा का सूत्र होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो तेरा भी आगे है और आई यहाँ पर पीछे भी आगे, यहाँ पर एक फाइव आएगा, तो हमें यहाँ पर फाइव को माइनस करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। आई की वैल्यू है टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ये लिखना पड़ेगा साथ में। और आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट अपॉन जेड एलसीआर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगी एलसीआर परिपथ में धारा। एलसीआर परिपथ में धारा का सूत्र होता है, बच्चे ध्यान रखना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ से दिख रहा है ये बी से आई नाम ये फाइव का सूत्र माइनस लगा दिया है ना। अगर किसी परिपथ में आप लगाओगे तो अपने आप इसकी वैल्यू माइनस में मिलेगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी तो हम अपना एक आदर्श मान के कर रहे कि बी एल ज्यादा है, बी सी कम है, तो बी एल माइनस बी सी से मैंने किया है। यहाँ से फाइव इक्वल टू 10 नंबर ओमेगा एल, यहाँ पर फाइव की वैल्यू लिखना पड़ेगी, आपको नोटिस करना पड़ेगी कि फाइव की वैल्यू यहाँ पर ये है और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर है। अच्छा, शिखर मान जो है आई नॉट की वैल्यू बी नॉट अपॉन जेड होगी भाई, आई बराबर होगा बी बटे आर, आई नॉट इक्वल टू बी नॉट अपॉन जेड एल सी आर। लेकिन जेड एल सी आर क्या है, जेड एल सी आर ये, तो अब इसको और बेहतर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा आर स्क्वायर, ये होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल सी आर परिपथ में वी और आई के बीच में कलांतर कितना होता है, तो फाइव इक्वल टू 10 बस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। यहाँ पर धारा का शिखर मान कितना होता है, तो ये होता है आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड एल सी आर या वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई नॉट की वैल्यू होती है।
धारा का समीकरण क्या होता है एलसीआर परिपथ में? धारा का समीकरण होता है I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस पाई, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या निकाल दिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर निकाला प्रतिबाधा निकाली, वो है, ठीक है ना। फिर हमने कलांतर निकाला, तो कलांतर इतना निकला। फिर हमने बहने वाली धारा निकाली, तो धारा का समीकरण ये निकला। और फिर हमने शिखरमा लिखा, तो शिखरमान लिया। ये सब चीजें अलग अलग आपको याद रखनी है। एक एलसीआर परिपथ का पूरा विश्लेषण है। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा इतनी होती है, एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा इस समीकरण से दी जाती है, एलसीआर परिपथ में कलांतर इस सूत्र से दिया जाता है, एलसीआर परिपथ धारा का शिखरमान इस सूत्र से दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार अपन ने क्या सीख लिया, पूरा का पूरा एलसीआर परिपथ, ठीक है ना। तो आप लोगों को अब यहाँ पर परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। क्या होता है, क्वेश्चन परीक्षा में आता है एलसीआर परिपथ का, तो आपसे क्या पूछते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि एलसीआर परिपथ का निम्न बिंदु का अंतर्गत वर्णन कीजिए, ठीक है ना। या एलसीआर परिपथ में निम्न की गणना कीजिए, तो क्या क्या बोलेंगे, तो आपसे बोलेंगे धारा का समीकरण, वो आपसे बोलेंगे प्रतिबाधा का मान, वो आपसे बोलेंगे कलांतर, और आपसे बोलेंगे शिखर, ठीक है। ये चीजें निकालिए, तो आपको ऐसे आपको कर देना है। तो मुझे आता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे परिपथ एक बार हमें फिर से पढ़ना है, एक बार फिर से पढ़ना है इसको, फिर से कल का अगले लेक्चर में फिर से हम इसका डिटेल करेंगे पूरा। हमें एलसीआर अनुनादी परिपथ पढ़ना है। ये तो एलसीआर सिंपल परिपथ हो गया, सिंपल परिपथ, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, एलसीआर अनुनादी परिपथ। एक और आपकी पुस्तक में लिखा होगा एलसीआर परिपथ, एलसीआर अनुनादी परिपथ। तो हम एलसीआर अनुनादी परिपथ का अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके उसमें बता दिया करो, वीडियो में, उसमें वीडियो में कमेंट करके, तो मैं आपको वो चीज अगले लेक्चर में वही चीज एक्सप्लेन कर दूंगा पहले। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कहीं पर कोई स्टेप आप क्लियर है कोई चीज, तो आप उसको बता दिया करो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले लेक्चर, ठीक है। सभी को नमस्कार।